आज की जो सेकंड लेक्चर है बायोलॉजी का और लेक्चर है सेल एंड सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अब इसमें से हमने पहला लेक्चर ली है और ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर रिलेटेड है प्रोटोप्लाज्म की। सही, हमने प्रोटोप्लाज्म जानना है कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है और इससे रिलेटेड हमने गुफ्तगू करनी है। अक्सर लोगों को प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान पता नहीं होता, वो भी हम आज क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो डिस्कवरी कॉर्टिन ने 1772 में फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म का टर्म यूज किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि इन चीजों को आप इंडिकेटर रिलेटेड ना देखें, इंडिकेटर में ये नहीं आते। ये देखिए, डिजॉर्डिन यूज्ड वर्ड सरकोड, इसको सरकोड का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी इनको ना सीखिए। कुछ ज्यादा एडवांस में जा चुका हूं अपने नोट्स में और मैं समझ रहा हूँ कि ये मैंने ज्यादा लिखा है। ये फ्रीक्वेंटली प्रपोज प्रोटोप्लाज्म फॉर एनिमल, बस यही जे फ्रीक्वेंटली याद रखना कि इसने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी, बस बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो तुमको याद रखने की जरूरत है। असल चीज में ये उनकी तारीखी वगैरह है, डेट से बस आप उनको खुद देखें। असल जो चीज है वो एक ये याद रखिए कि पीएच क्या है। पीएच इसके बराबर है ये 6.8। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की पीएच कितना है, तो बस यही कोशिश कर ले। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है क्या बेसिकली। तो प्रोटोप्लाज्म को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। देखो, ये सेल है, सी मुकम्मल, ये क्या है, सेल। अब सेल में ये क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है, न्यूक्लियस के अंदर जो पानी है, न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस से बाहर जो एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे जो पानी है हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म, इस पे हम मजीद अपना डिटेल लेक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है और ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म की, प्रोटोप्लाज्म, इसका नाम प्रोटोप्लाज्म है। तो अब शायद आपके जहन में ये बात अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है। देखो, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के अंदर पहले नंबर पे जो मौजूद है इसमें वो है वाटर। वाटर इसमें मौजूद है, वाटर 70%, फिर प्रोटीन मौजूद है इसमें 10%, फिर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है इसमें 3%, लिपिड 2%, इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें 1% एंड न्यूक्लिक एसिड इसमें 5 to 7%। ये चीजें आपने याद रखनी है और ये जरूरी है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म बना किस चीज से है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन है 65%, फिर कार्बन है ये 18%, फिर हाइड्रोजन है 10%, फिर नाइट्रोजन है 3%, फिर कैल्शियम है 2%, फिर फास्फोरस है 1%। ये चीजें आपने सीखनी है और यही बुनियादी चीजें हैं, शायद एमसीक्यूज में आपसे पूछ सके। एक ये हो गया, ये वाला 6.8 वाला, और ये यही हो गए, ये जो मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद अगले पेज पे जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म की बात हमारे पास, अच्छा, पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के ऊपर अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है। मैं समझाता हूँ डायग्राम से कि किस तरीके से होता है। सपोज मैं यहाँ पे एक सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है सपोज सेल। अब सेल के अंदर मैं न्यूक्लियस डालता हूँ, ये हुआ न्यूक्लियस, सही, ये हुआ सेल। सपोज ये आ गया हमारे पास सेल, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, इसको जरा गौर से देखिए, ये हुआ सेल और ये हुआ न्यूक्लियस। अब मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स होते हैं। ये न्यूक्लियस एन से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जबकि ये है सेल, सॉरी साइटोप्लाज्म, और ये मैं सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हमको पता है कि ये दोनों कंबाइन करके क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो होता है ये वाला, ये जो पार्ट है मैं मेंशन कर लेता हूँ, ये जो पार्ट है ये, इसी पार्ट रिलेटेड मतलब जितनी चीजें यहाँ पे मौजूद है नजदीक यहाँ पे जो पाई जाती है, उसको हम नाम देते हैं इनर पार्ट। या इनर पार्ट के अलावा हम इसको और भी नाम देते हैं, वो क्या है, साइटोसोल है या एंडोप्लाज्म है। जबकि आउटर पोर्शन भी होता है, आउटर पोर्शन ये वाला जो पोर्शन है ये साइडों पे, ये थोड़ा सख्त होता है, सेमी सॉलिड होता है, इसको हम साइटोजेल या एक्टोप्लाज्म का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा,
ये तो यहाँ पे इसकी बात खत्म हुई। अब इसके बाद अगर मैं मज़ीद बात करूँ या इसको रेज़ कर लेते हैं, प्रोटोप्लाज़्मिक मूवमेंट। आपको पता है कि प्रोटोप्लाज़्म क्या कर लेता है? ये मूवमेंट भी कर लेता है। प्रोटोप्लाज़्म क्या कर लेता है? मूवमेंट कर लेता है। अब प्रोटोप्लाज़्म की जो मूवमेंट है, ये 2 किस्म के होता है। कितने तरीके के? 2 किस्म के। एक या ये तो रोटेशन कर लेता है, रोटेशन, या फिर ये सर्कुलेशन कर लेता है, सर्कुलेशन। देखिए, सर्कुलेशन और रोटेशन में मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ कि सर्कुलेशन और रोटेशन में क्या फ़र्क होता है। सपोज़ व्हाट इज़ सर्कुलेशन में मैं ये भी समझाऊँगा और व्हाट इज़ रोटेशन में ये भी समझाऊँगा। सर्कुलेशन क्या है? सपोज़ ये एक एक्सिस है। अब यहाँ इस एक्सिस पे ये एक सर्कल है। एक सर्कल है, इसी सर्कल को मैं रोटेट कर लेता हूँ इसी एक्सिस पर, मतलब इसी पॉइंट पर, इस एक्सिस पर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये एक्सिस हुआ, एक्सिस। इसी एक्सिस पे ये क्या कर लेता है? स्पिन करता है, रोटेट करता है, ये रोटेशन है। लेकिन सर्कुलेशन जो है ये मुकम्मल एक अलग चीज़ है। अब सर्कुलेशन भी मैं समझाता हूँ। सपोज़ ये एक बॉडी है और ये क्या है? एक सर्कल है। अब ये बॉडी यहाँ से मूव कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है, इस तरीके से, ये सर्कुलेशन है। तो जो प्रोटोप्लाज़्म है ये दोनों मूवमेंट कर लेता है, सर्कुलेशन भी कर लेता है और साथ-साथ में रोटेशन भी कर लेता है। अच्छा, अर्थ को आप देखें, अर्थ अर्थ की भी यही मिसाल है। अर्थ क्या कर लेता है? अगर अर्थ को आप अ, अपनी एक्सिस पे देखें तो अपनी एक्सिस पे ये रोटेशन कर लेता है। जबकि अगर आप इसको सन की एक्सिस पे, मतलब सन के इर्द-गिर्द देखें तो सन के इर्द-गिर्द क्या कर लेता है? वो रोटेशन कर लेता है। ऐसे सन होता है, यहाँ पे हमारे अर्थ ऐसे भी घूमता है और खुद पे पॉइंट पे भी यहाँ पे भी ये रोटेशन कर लेता है। सही? अच्छा, अब ये क्या कर लेता है? जो मैंने बताया कि सर्कुलेशन एंड रोटेशन। रोटेशन फिर ये 2 किस्म की होती है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। और सर्कुलेशन जो है मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब इनकी एग्जांपल क्या है? स्पिनल ऑफ रिस्किंग एंड शूट हियर ऑफ बिगोनिया। इनमें ये क्या कर लेता है? सर्कुलेशन करता है, जबकि रोटेशन आपको ऑफ हाइड्रिला और एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन जो है ये आपको सेल ऑफ विल्सनियरियम में मिलेगी। वैसे खैर इन पॉइंट्स को मैं इतने भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझता और ना ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, तो ऐसे प्रोटोप्लाज्म में जो मेन चीज़ था वो मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके न्यूक्लियोप्लाज्म भी बन सॉरी प्रोटोप्लाज्म ही बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल क्या होता है? और यही ज़रूरी चीज़ है। सेल वॉल की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हॉक ने डिस्कवर किया था, कितने में? 1665 में। इसकी डिस्कवरी कितने में हुई थी? 1665। तो एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट, सेल वॉल की जो डिस्कवरी है, सेल वॉल डिस्कवरी, ये कौन-सी सन में हुई थी? 1665। आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में बेशक, अक्सर सलवार रिलेटेड आ सकता है। क्रिएटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब ये आप जान लें कि सलवार किस चीज़ से रिलीज़ होता है? प्रोटोप्लाज्म से। लेकिन खैर ये यहाँ पे इसका वक़्त नहीं है, आगे हम डिटेल में समझाएँगे कि किस तरीके से रिलीज़ होता है, कैसे रिलीज़ होता है। देखो, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोप्लाज्म फॉर्म गोल्गी बॉडी। सपोज़ ये एक प्रोटोप्लाज्म है, मैं प्रोटोप्लाज्म लिख देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ? ये इसने बनाया किस चीज़ को? गोल्गी बॉडी को। सही? गोल्गी बॉडी क्या है? अगर आप नहीं जानते तो आगे हम बताएँगे इंशाल्लाह कि गोल्गी बॉडी क्या है। ऑर्गेनिल है एक। गोल्गी बॉडी इसने बनाया। अब गोल्गी बॉडी क्या कर लेता है? ये एक केमिकल रिलीज़ कर लेता है। केमिकल नहीं बल्कि एक सेल है जिसको हम बोलते हैं, उसको हम प्रेगमोप्लास्ट का नाम देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। उसमें सेल वॉल मटेरियल होते हैं। सेल वॉल मटेरियल प्रेज़ेंट होते हैं। अब वही सेल वॉल मटेरियल क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है खुद को और सेल वॉल बना लेता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या कर लेता है? सेल वॉल को बना लेता है। ठीक? इसके अलावा वेरी वेरिएबल एंड डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टेक्निक्स। इसके रिलेटेड अगर मैं बताऊँ आपको, तो सेल वॉल बाज़ में थिक होता है, बाज़ में थिन होता है। अब किन में थिक होता है और किन में थिन होता है? अगर सेल जो है वो यंग है यंग है। अगर सेल यंग है तो उसमें आपको सेल वॉल जो है वो थिन देखने को मिलेगा। थिन सेल वॉल। अगर सेल जो है वो थिक है, मैच्योर है, मैच्योर मतलब टाइम हुआ है उसका, तो मैच्योर में आपको देखने को मिलेगा कि क्या है? थिक है। तो वो थिक सेल वॉल रखता है, थिक सेल वॉल। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज है पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वैसे प्रोटोप्लाज्म की पार्ट्स सॉरी ये तो हमने डिस्कस किया अभी, ये चीज़ है।
अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि प्लांट सेल वॉल क्या है। देखो, अक्सर एमसीक्यूज़ में यही आता है, बस मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रट के सीखना है। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है, आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है कि एनिमल का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? एनिमल सेल वॉल। तो हमेशा के लिए याद रखें कि एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। ये एमसीक्यूज़ अक्सर पूछा जाता है कि एनिमल का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ होता है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं अभी अ, सबसे पहले सेलुलोज़ के ऊपर। तो प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज़ से। फिर उसके बाद अ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? म्यूरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर उसके बाद ये प्रोटेस्टा लिखा हुआ है। सेल वॉल ऑफ पंजाई सेल वॉल ऑफ पंजाई पंजाई की जो सेल वॉल है वो कैटिन से बना है। प्रोटेस्टा की जो है वो वेरीज कर लेते हैं, मतलब कैटिन से भी बना होता है कभी-कभार, म्यूरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन से भी बना होता है, जबकि एनिमल में नो सेल वॉल। अब इनसे रिलेटेड सीखने वाली जो बातें हैं वो सबसे पहले ये है कि पहले हम लिविंग थिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी सेल वॉल के बारे में लिखेंगे। तो पहले नंबर पर है प्लांट, फिर दूसरे नंबर पर है बैक्टीरिया, तीसरे नंबर पर है प्रोटिस्टा प्रोटेस्टा, चौथे नंबर पर है बैक्टीरिया प्रोटेस्टा प्लांट, ये लिख लिया। चौथे नंबर पर है पंजाई, पांचवें नंबर पर है एनिमल। हम बारी बारी एक एक की लिख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले प्लांट, बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, पंजाई एंड एनिमल। तो सबसे पहले प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बना होता है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। सेलुलोज, ये बना हुआ होता है सेलुलोज। बैक्टीरिया के किस चीज से? म्यूरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन एंड पेप्टाइडोग्लाइकन। शायद अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। लेट मी एक्सप्लेन। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि पेप्टाइडोग्लाइकन किसे कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीजों का लफ्ज है, एक पेप्टाइड, एक ग्लाइकन। पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन, सही, जबकि ग्लाइकन का मतलब है ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट। अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन मिलके पेप्टाइडोग्लाइकन की मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और यही क्या होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल में कभी कभार होता है, बल्कि हम यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या कर लेता है, वेरीज कर लेता है। वेरी मतलब कि ये म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब किसी भी बन सकता है। अच्छा, इसके बाद है पंजाई। पंजाई की कंफर्म है काइटिन। काइटिन काइटिन से बना होता है, जबकि एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल। अच्छा, ये तो था इसके अ, मौजूदगी प्रेजेंस के बारे में से, और इसकी सेल वॉल मतलब किन किन चीजों से बना हुआ होता है। अब बताते खुद, अगर हम ये भी देखें कि सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, उनके प्राइमरी वॉल कैसे है, सेकेंडरी वॉल कैसे है, लेमेला कैसा है, मिडल लेमेला, तो एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेते हैं। शायद यहाँ पे मेरे साथ उसकी फेक भी हो। वैसे मैंने तो डाउनलोड किया था, मैं देखता हूँ कि है भी या नहीं। सॉरी टू से, नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, अच्छा मैंने वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ था, वो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं था, वो फ्रेगमोप्लास्ट, सॉरी, वो जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया दैट वाज नॉट प्लाज्मोडेस्माटा, वो फ्रेगमोप्लास्ट था। सी, प्लाज्मोडेस्माटा ये कि दो सेल के दरमियान कनेक्शन है, लेकिन यहाँ सेल मेम्ब्रेन में पढ़ेंगे, यहाँ पे फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था वो फ्रेगमोप्लास्ट था, सही। शायद आप गलत सीख लें। फ्रेगमोप्लास्ट, वो फ्रेगमोप्लास्ट का मैंने जो बात की, जो गोल्गी बॉडी से रिलीज होकर सेल वॉल की मटेरियल अपने साथ ले जाते हैं, सेल वॉल मटेरियल, वो क्या था, वो फ्रेगमोप्लास्ट था, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा। फ्रेगमोप्लास्ट कंबा जो मटेरियल है या जो मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है, सेल वॉल की मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये प्लाज्मोडेस्माटा एक ट्यूब है या एक रास्ता है दो सेल के दरमियान, वो मैं आगे बताऊंगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सही। अच्छा, इसके बाद मेरे पास वो तस्वीर तो नहीं है खैर, लेकिन मैं खुद ड्रा करने की कोशिश कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं। सबसे पहले जो है इसकी थिकनेस को देख लेते हैं, फिर कंपोजिशन को देख लें, फिर नेचर को, और फिर रोल को देख लेते हैं कि हर किसी का। तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल इसकी सपोज समझो
once again मुझे वो नक्शा बनाना पड़ेगा। मिनट। सपोज ये एक सेल है, सही। इसको जूम करके सीखने की कोशिश कर लेते हैं। ये हम लाते इसके ऊपर। न्यूक्लियस। अब ये हुआ सेल। सेल के अंदर यहाँ पे आप इसी पोर्शन पे फोकस करिए, यही पोर्शन जो है ये वाला, ये क्या है? सेल वॉल, सही। अब ये सेल वॉल, वैसे ये सेल मैंने एनिमल का बनाया, सही, एनिमल सेल मैंने बनाया, लेकिन याद रहे कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये बात आपने कभी भी नहीं बोलनी, सही। ये मैं बता चुका हूँ कि एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता। हाँ, अगर मैंने प्लांट का सेल बनाया तो शायद वहां पे आप सही से समझ जाए। एक मिनट इसको रेस कर लेते हैं ताकि आपका जहन पूरा डिस्टर्ब ना हो कि ये सर ने कैसे बनाया और क्यों बना लिया। और मुझे प्लांट की सेल वॉल बनाने दें। प्लांट की सेल वॉल कुछ ऐसी होती है, सही। प्लांट की सेल वॉल के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो कहाँ पे होता है? वो साइड पे होता है। अच्छा, बस मजीद इसको टाइम खराब नहीं करने देते। यहाँ पे होता है इसका सेल वॉल, सही। आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या होता है? सेल वॉल होता है, यहाँ पे इसके मौजूद होता है। अब ये क्या है? सॉरी, ये सेल से ऐसे जाके न्यूक्लियस इसका बाहर साइड पे होता है। अब ये जो सेल वॉल है, इसकी फिर मजीद 3 लेयर्स है। अगर हम इसको जूम करें, पहला लेयर जो कहलाता है उसको सबसे पहले इनके दरमियान एक मिडल लेमेला आता है। मिडल लेमेला के बाद फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल। अच्छा, तो मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, इनकी साथ में टीच भी करते जाएंगे और यहाँ पे डायग्राम भी मैं बनाता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मिडल लेमेला की मैं बात करूं तो ये 1 माइक्रोमीटर है, जबकि प्राइमरी वॉल 1 to 3 माइक्रोमीटर है, और ये 5 to 10 माइक्रोमीटर है। अब यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है माइक्रोमीटर, आपको पता है कि एक माइक्रो में कितने होते हैं? एक माइक्रो बराबर होते हैं 10⁻⁻⁶ की। ये अपने जहन में याद रखना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये जो है कंपोजिशन अगर मैं इसकी बताऊं तो ये बना है पेक्टिन एंड लिग्निन से, और जबकि ये जो बना है सेलुलोज पेक्टिक कंपाउंड्स, और जैसे कि पॉलीसेकेराइड एंड हेमिसेलुलोज हो गए, जबकि ये नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है, हेमिसेलुलोज से बना है, और इसमें कुछ मिनरल भी होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिका। नेचर की अगर मैं बात करूं तो जो मिडल लेवल है ये स्टिक की जेल लाइक होता है, जबकि प्राइमरी वॉल जो है ये मोर, ये लेस इलास्टिक होता है, एक्सटेंडेबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। जबकि ये सेकेंडरी वॉल है ये मोर और लेस रिजिड, ये सख्त होता है, क्रिस्टलाइन होता है, स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव। इसके अलावा रोल की अगर मैं बताऊं तो मिडल लेवल का काम क्या है? सीमेंटिंग। इसको काम ये है कि दो सेल्स को क्या कर लेता है? सीमेंट की तरह बांध रखता है। यहाँ पे सपोज मैं सीमेंट की तरह इसको डालता हूँ तो यहाँ पे फिर दूसरा सेल होता है इस तरीके से, तो दो सेल इनके दरमियान सीमेंटिंग का काम करता है, जबकि ये ट्रू वॉल होता है एंड ये रिजिड सपोर्ट देता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे कि सीक्वेंस फ्रॉम इन टू आउट। इन टू आउट मतलब अंदर से बाहर। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ इस पे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो मतलब सेल वॉल है, इसकी जो वॉल है ये अंदर से किस तरीके से जाते हैं। तो आप याद रखें कि सपोज ये एक न्यूक्लियस हो गया, सही। ये हुआ आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से इस साइड पे जाएंगे अगर हम, तो पहला आपको आएगा क्या चीज? आपको आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद वही टॉपिक है, हम उसी की तरफ जाएंगे। मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन के बाद सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी वॉल के बाद फिर आपको प्राइमरी वॉल देखने को मिलेगा। प्राइमरी, उसके बाद फिर मिडल लेवल। प्राइमरी, उसके बाद फिर क्या? मिडल लेवल। अच्छा, प्राइमरी वॉल इज formed during
द फेज ऑफ एक्सटेंशन, ये भी एक पॉइंट याद रखिए। प्राइमरी वॉल इज फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल, ये भी आपने याद रखना है। सेकेंडरी वॉल नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल वॉल, ये एक पॉइंट अगर आपने सीखना है कि सेकेंडरी वॉल जो होता है, ये बात याद रखें कि ये तमाम सेल में मौजूद नहीं होता, कई कई में सिर्फ सेकेंडरी वॉल होता है, जबकि प्राइमरी वॉल हर किसी में होता है। प्लांट सेल रेक्टेंगुलर ड्यू टू सेल वॉल, अब ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि प्लांट सेल की जो रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब ये अगर रेक्टेंगुलर है तो इसके पीछे रीजन क्या है, रेक्टेंगल है तो इसके पीछे रीजन इसकी सेकेंडरी वॉल है, सही, क्योंकि सेकेंडरी वॉल जो है वो रिजिड होता है, सख्त होता है, सो दैट्स व्हाई इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है आई थिंक सेल वॉल। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक, अच्छा नहीं, ये कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं इसमें। टेंसरी वॉल, टेंसरी वॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि टेंसरी वॉल क्या होता है। बांस सेल वॉल ऐसे होते हैं जिनमें टेंसरी वॉल भी मौजूद होता है, प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जाइलिन एंड सॉरी, ये कंपोज किस चीज से होते हैं, जाइलिन एंड सेलुलोज से। इसमें एक सेलुलोज होता है और एक ज़ैलान होता है, लेकिन ये कई कई सेलों में मौजूद होता है, हर में नहीं मौजूद होता है। पेट्रोल की कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे कि सेल वॉल उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम पेट्स का नाम देते हैं। सेकंड वॉल इज प्रेजेंट इन स्क्लेरेंकाइमा सेल, ये भी एक एमसीक्यू के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद है प्रेग्मोप्लास्ट। प्रेग्मोप्लास्ट वही बात जो मैंने, अब ये पॉइंट अपनी यहाँ पे याद रखने से कि प्रेग्मोप्लास्ट और प्लाज्मोडेस्माटा में फर्क होता है। अब प्रेग्मोप्लास्ट क्या है, ड्यूरिंग सेल वॉल फॉर्मेशन बॉडी रिलीज वेसिकल्स, क्या कर लेते हैं, वेसिकल्स रिलीज कर लेते हैं, आर कॉल्ड प्रेग्मोप्लास्ट एंड दीज कंटेन सेल वॉल फॉर्मेशन मटेरियल, अभी मैं वहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, communicate protoplasm plasmodesmata is tube inside cell wall and middle lamella। मैं डायग्राम से आपको शो करूंगा, शायद आप तो समझ जाएं। ये डायग्राम रही इसकी, ये ठीक? इसके डायग्राम को आप देखें, इसमें ये क्या मैंने लिखा है कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोडेस्माटा इज द ट्यूब, ये क्या है, एक ट्यूब है किस चीज के दरमियान, दो प्रोटोप्लाज्म की, एक प्रोटोप्लाज्म ये हुआ और दूसरा प्रोटोप्लाज्म ये हुआ, पहला ये, इनके दरमियान ये कनेक्शन पाया जाता है, सी, और इसी कनेक्शन की एक ट्यूब है, इसी ट्यूब का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है, दो ये प्लांट का सेल है, जाहिर सी बात है उसके अंदर वैक्यूल ही होगा। इसी के नाम पे हम देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा एंड मिडिल लेमेला। दो प्लाज्मोडेस्माटा कैन कम्युनिकेट एंड मेक सिस्टम कॉल्ड सिम्प्लाज्म। अब ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर लेता है कि नहीं कर लेता, और इसी कम्युनिकेशन का नाम क्या है, सिम्प्लाज्म। ये भी एमसीक्यूज में आ ही जाए। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा लिखना है यहाँ पे अगर मैंने, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में मैं लिखना चाहूंगा सबसे पहले कि ऑक्सीजन इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन व्हिच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की जो ग्रोथ है ये एक हार्मोन है जो उसको स्टिमुलेट कर लेता है। वैसे ये पॉइंट थोड़ा डीप है, लेकिन खैर अगर किसी ने सीखना है, उसका नाम क्या है, ऑक्सीन। इस पॉइंट रिलेटेड ये पॉइंट नहीं था, लेकिन खैर मैंने लिख लिया। ऑक्सीजन इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन व्हिच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। क्या कर लेता है ये हार्मोन, क्या कर लेता है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल को रेगुलेट कर लेता है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, इसको रेगुलेट करना इसी का फंक्शन है। इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है, ईसीएम। अब ईसीएम क्या है, ईसीएम, ईसीएम का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम ईसीएम का नाम देते हैं। ईसीएम ऑफ प्लांट, प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट एरिया क्या होता है, सेल होता है, प्लस मिडल लेमेला, मिडल लेमेला। उसके बाद देखिए एनिमल में अगर आप देखेंगे तो ग्लाइकोकेलिक्स, अब आप ये कहेंगे कि ये ग्लाइकोकेलिक्स क्या हुआ। ग्लाइकोकेलिक्स को समझने के लिए आपको सेल मेम्ब्रेन स्टडी करना होगा। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्या चीज है और क्या नहीं है। बस सिर्फ इतना याद रखिए कि ये एसीएम एनिमल का है और ये जो है प्लांट का है। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा सेल वॉल एंड होता है। सेल वॉल के बाद फिर हमने स्टडी करना है सेल मेम्ब्रेन इंशाल्लाह। और सेल मेम्ब्रेन, अच्छा नहीं एंड, ये मैंने बहुत कुछ ज्यादा ही लेती लिखा है, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज है, ये कहता है कि इन 1972 some molecule were discovered in cell wall named expansin।
अब कुछ मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए थे, इसको एक्सपेंसिन का नाम दिया था। एक्सपेंसिन का काम क्या है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इसका काम क्या है, जो क्या कर लेते हैं, सेल वॉल को लूज कर लेते हैं और इनलार्ज करता है, जिसकी वजह से सेल की जो साइज है वो क्या होता है, लार्ज हो जाता है। इसकी वजह से सेल की साइज क्या होता है, लार्ज, द साइज ऑफ सेल, सेल की साइज को लार्ज कर लेता है। अब ग्रोथ ऑफ सेल वॉल, ये भी दो किस्म की ग्रोथ है, मल्टीनेट ग्रोथ एंड मोज़ेक ग्रोथ। मल्टीनेट ग्रोथ क्या होता है, लेयरिंग ऑफ सेलुलोज ओवर सेलुलोज, ये लेयरिंग होती है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेयर लेयर करके ग्रोथ कर लेता है। जबकि सिंथेसिस मोज़ेक ग्रोथ क्या है, मोज़ेक ग्रोथ ये है कि सिंथेसिस ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल एंड इंटरलिंकिंग ऑफ द, ये एक सेल दूसरा सेल वॉल, सॉरी सेलुलोज ये तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा, ऐसे बन जाते हैं, फिर ये आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं और ये फिर वॉल बना रहता है। See, अब प्रोटोप्लाज्म पे यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, शायद प्रोटोप्लाज्म अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलेगा। See, अब मैं आपको बताता हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म वैसे मैं ये बता चुका हूँ, साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म के साथ साथ आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा जो इसका हिस्सा नहीं है। साइटोप्लाज्म फिर मजीद जो है मेसोप्लाज्म इसको हम कह सकते हैं, और मेसोप्लाज्म का पोर्शन भी इसमें आता है। फिर इसके अंदर ड्यूटोप्लाज्म एंड हेओप्लाज्म, फिर सेल ऑर्गेनेली आती है। सेल ऑर्गेनेली की जो मेन पॉइंट है, ये आपने सीखना है कि सेल ऑर्गेनेली को कैसे डिवाइड किया गया है। वैसे सेल ऑर्गेनेली को मैं जरा once again डिवाइड कर लेता हूँ। देखो, सेल की जो ऑर्गेनेली होती है, उनकी डिवीजन दो बेसिस पे होता है। सपोज ये ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेली सही। अब इसकी डिवीजन दो बेसिस पे किया गया है। पहला बेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की बेस पर। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की बेस पर। अब अगर मैं डीएनए की बेस पे बताऊं तो डीएनए की बेस पे ये दो किस्म के हैं। एक ऐसे जिनमें डीएनए क्या है, प्रेजेंट है, और एक ऐसे जिसमें डीएनए एब्सेंट है। अब अगर जिसमें डीएनए मौजूद है वो तीन है हमारे पास, न्यूक्लियस, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, तीसरा जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी तमाम के तमाम में क्या है, एब्सेंट। अब इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है। लेकिन अगर ऑर्गेनेल को हम मेम्ब्रेन के बेस पे तकसीम करें, मेम्ब्रेन के बेस पे डिवाइड करें, तो ये हमारे साथ तीन किस्म के बनते हैं। कितने किस्म के, तीन किस्म के बन लेते हैं, तीन किस्म के। एक ऐसा जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। एक ऐसे है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है। एक ऐसे है जिसमें डबल मेम्ब्रेन है। शॉर्टकट के लिए बताऊं तो डबल मेम्ब्रेन में वो आते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, सही। ये जो तीनों है ना, ये तीनों, ये तीन जो है, ये न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों की तीनों क्या है, डबल डीएनए। यहाँ पे आपने इसकी कनेक्शन करनी है, बस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अलावा नो मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं, नो मेम्ब्रेन वाले मैं आपको बताता हूँ। एक है सेंट्रियोल, एक है राइबोसोम। लेकिन मेरे ख्याल से सेंट्रियोल को अक्सर लोग, अक्सर राइबोसोम को अक्सर लोग ऑर्गेनेली नहीं मानते कि क्या है, ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं ये ऑर्गेनेली है। इसके अलावा लाइसोसोम भी मौजूद है इसमें। सेंट्रियोल तो वैसे ऑर्गेनेल नहीं है, और राइबोसोम को भी कोई ऑर्गेनेली मानता है, कोई नहीं मानता। लेकिन इसमें एक और है, वो है लाइसोसोम प्लस लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम को हर कोई ऑर्गेनेली मानता है, बाकी जितने भी हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन और क्लासिफिकेशन के ऊपर बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारा सेल वॉल, सॉरी सेल मेम्ब्रेन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, इसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन ही का टॉपिक है, और सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सीखने की कोशिश कर लेते हैं। अल्लाह